उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर धरना देने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल को तलब किया था, जिसके बाद मामला सुलझ गया है। बीजेपी विधायक ने अपने बर्ताव पर खेद जताया है, तो वहीं मंत्री उनियाल ने भी इस पर खेद व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों ही नेताओं से बातचीत की थी। बीजेपी कितनी भी अनुशासन की बात कहे, लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मौके आ ही जाते हैं जब उसके अपने ही नेता और अपने ही विधायकों ने अनुशासन को तार तार कर दिया। विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुआ बवाल भी इसका एक उदाहरण है। देखिए रिपोर्ट। जो प्रकरण हुआ था ये मेरे क्षेत्र की समस्याएं थी, उसको लेके मैंने जो है माननीय मंत्री जी के पास गया था। कई सारी चीजें थी, जो भी कल हुआ उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट कर चुका है। और बहुत जल्दी मंत्री जी और हम लोग बैठ के बात करेंगे कि क्षेत्र हित के लिए क्या भला है वो सर्वोपरि है। ये हैं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल। दुर्गेश्वर आज भले ही मंत्री बोलने से पहले माननी लगा रहे हों, लेकिन बुधवार को वो इन्हीं मंत्री सुबोध उनियाल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर को लेकर मंत्री और विधायक के बीच हुई कहासुनी के बाद दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत किया। बुधवार को पार्टी संगठन ने भी विधायक को तलब किया। अनुशासन के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगे से ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, परिस्थितिगत बड़ा दल है, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कई बार इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आगे से इस प्रकार की स्थितियां निर्माण ना हो, इसके लिए हम कहते हैं और आगे भी इस विषय को हम अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बताएंगे। अनुशासन की माला जपने वाली बीजेपी में ये पहली घटना नहीं है जब उसके अपने ही विधायक या अपने नेताओं ने संगठन और सरकार को असहज किया हो। त्रिवेंद्र सरकार में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल और पूरन फड़त्याल ने एक बार नहीं कई बार बवाल काटा। थक हार कर बीजेपी को कुंवर प्रणव चैंपियन को तब पार्टी से ही बाहर निकालना पड़ा। अफसरों से भिड़ंत के कारण मंत्री रेखा आर्या भी खासी चर्चाओं में रही। कोई भी विधायक है उसका अपना प्रोटोकॉल है और निश्चित रूप से चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो सबको सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विधायकों को भी अपनी गरिमा पे रखना चाहिए। विधायक हमेशा इस प्रेशर में रहता है और जब वो समय से उसका समाधान नहीं होता है तो स्थितियां बिगड़ती हैं। मैं समझता हूं इस केस में भी लगभग ऐसे ही हुआ है। ये सियासत है, यहाँ न कोई अपना है न पराया। अनुशासन भी सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। पार्टियां जिताऊ नेता खोजती हैं, जबकि नेता विधायक और मंत्री बनने का मौका, और फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए गए और अब इन प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी काफी सख्त है। सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें ग्राउंडिंग की स्टेटस रिपोर्ट ली। सीएम धामी ने सोलर और हाइड्रो पावर पर फोकस करने की बात कही। पावर सेक्टर में कुल 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें से 20,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पहले ही हो चुकी है और अगले 6 महीने में ये काम शुरू हो जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द परियोजनाओं को भी धरातल पर उतारें। इस दौरान मनेरी भालई फेज 1 परियोजनाओं के कामों का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सरकार जल्दी ही थर्मल पावर सेक्टर में निवेश करने जा रही है। इसके लिए सरकार कोल रिच सेंटर में थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। यूजेवीएनएल और टीएचडीसी का ज्वाइंट वेंचर संबंधित राज्य में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएगा। जहां पे कोल उपलब्ध है वहां पर आप परियोजना लगाएं, और चूंकि हमारी ग्रिड, नेशनल ग्रिड पूरी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो हम जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है वो तो कहीं भी हम कर सकते हैं। तो हम जो भी कोल रिच स्टेट में हमको भारत सरकार कोयला आवंटित करेगी वहां पे हम परियोजना लगाएंगे ज्वाइंट वेंचर में अपने टीएचडीसी के साथ, और फिर वहां से हम यहाँ पर बिजली प्राप्त करेंगे।
अपने पिता को टेंडर देने के मामले में फंसी पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को टेंडर मामले में कमिश्नर कुमाऊं को फाइनल जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि नियमों के तहत जो जांच कमिश्नर कुमाऊं से होनी है उनको किया जाए। आपको बता दें कि दीपिका बोरा पर आरोप है कि उन्होंने कार्यालय के दौरान अपने पिता को ही टेंडर आवंटित कर दिया, जबकि नियमों के तहत यह गलत है। सरकार की प्राथमिक जांच में भी आरोप सही पाए गए। वो जो उनके फादर हैं उनको टेंडर मिले हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से आज रिक्वेस्ट करी कि कम से कम जो रूल्स कहते हैं कि रूल्स ये कहते हैं कि उसके बाद कमिश्नर एक फाइनल इंक्वायरी करेंगे। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आज कोर्ट ऑर्डर कर दें कि उसमें इस मैटर में फाइनल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दें। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि एज पर रूल्स कमिश्नर या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इसमें फाइनल जांच करेंगे। मूल निवास और भू कानून को लेकर कांग्रेस में दो तरह की राय दिख रही है। किच्छा से कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 की मांग पर कड़ा एतराज जताया। बेहड़ का कहना है कि भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे लोगों और सरकार को भी श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि वो वास्तव में चाहते क्या है। बेहड़ का कहना है कि पूरा तिराई ही 1950 के बाद बसा है। उधर किच्छा से ही बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी के भीतर ही तय करना चाहिए कि वो चाहते क्या है। साथ ही शुक्ला का कहना है कि जो यूकेडी मूल निवास और भू कानून की मांग उठा रखी है उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब भू कानून जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, मैंने उनसे भी मांग की है कम से कम इसका ब्यौरा तो लाओ, क्या है आपका, क्या है भू कानून। वो तो मोटे मोटे 1950 की बात करते हैं। अब हम लोग तो वहां के बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग 1950 के से पहले के निवासी हैं या उसके बाद आए। बहुत सारे लोगों को बाद में जमीनें मिली हैं। 50 के बाद वहां पर हमारे जंगल काट के लोगों को खेती की जमीनें मिली। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बाद में आए, गांव भर से हमारे यहाँ के बहुत सारे और वर्गों के लोग आए, बंगाली समुदाय के लोग बहुत सारे बाद में आए। तो कई जातियों के लोग बाद में आए, विभिन्न वर्गों के लोग। तो आप 1950 कैसे लागू हो सकता है राज्य के अंदर। उसके बाद आपने कह दिया भाई राज्य बनने से 15 साल पहले से जो व्यक्ति वहां का निवासी है वो स्थायी निवासी मान लिया जाएगा उसको। देखिए सर, पहले मैं बेहड़ से कहना चाहूंगा कि पहले अपनी पार्टी में एक स्पष्ट नीति तो बनाएं कि क्या चाहते हैं, क्योंकि बेहड़ जी कहते हैं कि 1950 गलत है, 1950 के बाद होना चाहिए। और उनके जो करण महाराज जी हैं, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मैं भू कानून जो बन रहा है, जो मांग कर रही यूकेडी, हम उसके पक्ष में हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है आपस में। मेरा स्पष्ट मत है कि इस तरह की बातें वो दल उठा रहा है जिस दल को कभी भी इस राज्य में मान्यता नहीं मिली, ना पहाड़ों में, ना भावर में, ना तराई में, ना मैदान में। इसका नाम है यूकेडी। पिथौरागढ़ में सेना और 22 गांवों के बीच विवाद थम नहीं रहा है। अब इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने मोर्चा खोल दिया। मेहर ने साफ ऐलान किया है कि शिवरात्रि के मौके पर वे ग्रामीणों के साथ इस क्षेत्र के शिव मंदिर में जाएंगे। विधायक का कहना है कि सेना ने 22 गांवों के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस कारण ग्रामीण अपने मंदिरों में भी नहीं जा पा रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन की सेना के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सेना अपने फैसले पर कायम है। सेना के सख्त रुख के कारण 22 गांवों के हजारों लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जनता जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगी, वो इस मुद्दे को अपने हाथ में लेगी और हम जन समर्थन के साथ इन रास्तों को खुलवाएंगे। इसके लिए भले ही कोई भी इसके अंजाम हो, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। एक तरफ देश में राम मंदिर का इतना ज्यादा जोर चल रहा है और हमारे जो सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर को बंद किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने विस्तारकों को विधानसभा सीट में रवाना करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 70 विधानसभा में पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए विस्तारक नियुक्त किए थे, जो आज से रवाना होना शुरू हो गए हैं। सरकार की नीतियों को जनता के बीच विस्तारक लेकर जाएंगे, जो बाइक से गांव-गांव जाएंगे। पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार ने विस्तारकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वाल मंडल के 41 विस्तारक देहरादून पार्टी ऑफिस से आज से अपना काम शुरू करेंगे। 70 विधानसभाओं में अपने अपने पूर्णकालिक भेजे और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार में हम बाइक दी, क्योंकि आखिरकार
भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुंचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दिशा से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। विस्तारकों का काम अपने बूथ को मजबूत करना, बूथ से संबंधित जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको संचालित करना, पूरे मंडल की व्यवस्थाएं देखना, ये सब काम ये विस्तारक हमारे रूटीन में करते हैं। विकासनगर विधानसभा की जिम्मेदारी है टिहरी लोकसभा में जी, और उस पूरी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना है। जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, जो सारी नगर मतलब मंडल की कार्यकारिणियां हैं, उनसे लेके जिले की कार्यकारिणियों के साथ समन्वय बनाकर हमने काम कर रहे हैं। हमें बूथों पे जाना है, बूथों की जो संरचना हो रखी है हमारी, उसका जो है हमने चेक करना है और उनको सक्रिय करना है और उनको लोगों से उनकी कार्यकारिणी का बनाना है, उसको सक्रिय करना है। जय भाजपा तय भाजपा और विजय भाजपा, वो हमारा वो चलना है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदुवादी संगठन घर घर जाकर पूजित अक्षत बांट रहे हैं। बुधवार को राजधानी के देहरा खास क्षेत्र में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता राम भजन गाते हुए लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको पूजित अक्षत भेंट किए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के मकसद से तमाम हिंदू संगठन जुटे हैं और इसी क्रम में देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में पूजित अक्षत भेंट कर अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। हमें सभी जितने भी हिंदू संगठन है, हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदू परिवार में जो हमारे अयोध्या जी से पूज्य अक्षत जो आए हैं, हम हर हिंदू परिवार में अवसर देंगे। जरूर जाऊंगा। इस निमंत्रण से हम भी और हमारा परिवार भी बहुत खुश है। हम जरूर जाएंगे। प्रभु की कृपा होगी तो पहले तो पूरा परिवार ही जाएगा, पूरा मोहल्ला जाना चाहिए। को स्वीकार करो। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होना है। मंदिर निर्माण में रुड़की के CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने बड़ा रोल निभाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर 5 जिम्मेदारियां प्रोजेक्ट के तौर पर CBRI की 10 सदस्यीय टीम को मिली थी, जिसमें मंदिर का स्ट्रक्चर डिजाइन, सूर्य तिलक का डिजाइन, मंदिर के फाउंडेशन के डिजाइन के साथ भूकंप के दौरान क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर CBRI ने काम किया है। कैसे उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, तो उसका फिलोसफी पहले हमने डेवलप किया। हमने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, कुछ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर से भी हमने उसका एनालिसिस किया। उसके अभी उसको अर्थक्वेक प्रूफ उसको बनाने के लिए, उसका बाद अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको भी हम सुपरवाइज करते, टाइम टू टाइम जाते हर 15 दिन में या 1 महीना में, और इसको देखना पड़ता है कैसे उसको अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हो रहा है या नहीं। करीब 3 साल से वो काम चल रहा है। कोड के टाइम पे भी इसका काम लगातार चल रहा था। 2020 से जो काम चल रहा है, अभी लगभग डिज़ाइन का काम पूरा हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। ये कब तक पूरा होने के उम्मीद है? और लगभग और 1 साल लग सकता है कंप्लीट होने में। अभी जो मतलब पूजा होने वाली है तो उसके लिए फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन अंडर कंटिन्यूएशन है। पिथौरागढ़ में 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार थरकोट झील वजूद में आ ही गई, लेकिन झील के बनने के साथ ही विवाद भी तेज होने लग गया है। असल में पर्यटन विभाग ने झील में बोट चलाने के लिए टेंडर निकाले हैं, जिससे ग्रामीणों का पारा 7वें आसमान पर है। देर से ही सही करीब 1.5 दशक बाद थरकोट झील वजूद में आई है। 750 मीटर लंबी इस झील को बनाने में 30 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है। झील बनने के बाद अब इसे पर्यटकों के लिए तैयार किया जाना है, लेकिन इस कवायद का विरोध भी तेज हो गया है। असल में ग्रामीण झील में चलने वाली बोट आदि का जिम्मा उन लोगों को देने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने झील के लिए अपनी जमीनें दी हैं। विभाग इसमें मनमानी कर रहा है। हम स्पष्ट तौर पे विभाग को ये चेता देना चाहते हैं, अगर उनने जन भावनाओं के विपरीत भी कोई काम किया और स्थानीय लोगों के साथ जो प्रशासन का, जो सरकार का जो समझौता है उसको लागू होना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन विभाग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं। असल में थरकोट झील आने वाले दिनों में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकती है। ऐसे में तय है कि कईयों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का बेसिक कोर्स किया है, उन्हें ही झील में बोट चलाने की परमिशन दी जाएगी।
ऐसे में तय है कि जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन झील बनाने के लिए दी है उन्हें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है कि हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ के जो इच्छुक लोग हैं पहले वो वाटर स्पोर्ट्स का कोर्स करके आए, उसके बाद हम उनको वीरचंद सिंह गढ़वाली में लोन देंगे और वो लोन लेने के बाद वो बोट लेंगे, उसके बाद उनको हम सब्सिडी देंगे, फिर बोटों का संचालन करेंगे। हाईवे किनारे बनी थरकोट झील पर कईयों की उम्मीदें टिकी हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ग्रामीणों के साथ किए गए समझौते पर कुछ हद तक जरूर अमल किया जाए, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को भी सुरक्षा के नियमों में खुद को ढालना जरूरी होगा, नहीं तो झील हादसों को भी न्योता दे सकती है। पास के जंगल में दोपहर से आग लगी है, लेकिन आग बुझाने के लिए ना ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ना ही ग्रामीण, जबकि ये जंगल डीएफओ दफ्तर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ के कायाकल्प के साथ ही उसे और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें देहरादून की तर्ज पर एक बटालियन कुमाऊं क्षेत्र में और देहरादून में भी एक नई कंपनी को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही 8 नई चौकियां भी खोली जाएंगी। आपदा में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाली एसडीआरएफ का अब जल्द ही विस्तार किया जाएगा। एसडीआरएफ सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में एक्सीडेंट के दौरान भी राहत बचाव काम में लगी रहती है। साल 2012 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रदेश में एसडीआरएफ को बनाया गया था, जो हर छोटे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में आम जनता की मदद कर रहा है। अब प्रदेश में एसडीआरएफ को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा, साथ ही कई बदलाव भी किए जाएंगे, जिसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के अल्मोड़ा के सड़िया पानी में नई बटालियन खोली जाएगी। होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर एसडीआरएफ में तैनाती दी जाएगी। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत पीएसी दल का एसडीआरएफ में विलय होगा। राहत और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन में दक्षता बढ़ाने के लिए जवानों को हेली स्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रेडीनेस, रेस्पॉन्स और पोस्ट रेस्पॉन्स के तहत काम होगा। आने वाले समय में भी हम एक इस एसडीआरएफ को और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रयास रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक अलग से एसडीआरएफ की बटालियन किस तरह से हम उसको वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वो मानस खंड डेवलप होगा, ये ओम पर्वत आदि कैलाश, उस क्षेत्र में भी भारत सरकार का भी राज्य सरकार का भी प्लान है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें। एसडीआरएफ की अभी तक प्रदेश में एक बटालियन है, जिसमें 5 कंपनियां हैं, जिनके ट्रेन जवान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 42 पोस्टों पर तैनात हैं और अब एक और कंपनी जल्द ही तैयार होगी, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 120 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे, जिनके लिए 8 नई पोस्ट भी खोली जा रही हैं। 8 नई पोस्ट होंगी तैयार, जिसमें टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, पौड़ी में नैनी कांडा, अल्मोड़ा में भतरोंज खान, चंपावत में बूम, पिथौरागढ़ में मुंसियारी और धारचूला, जबकि नैनीताल में भवाली में चौकी खोली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब 2 कंपनियां जल एसडीआरएफ की ओर खुलेंगी, जिससे आने वाले समय में जलीय आपदाओं से राहत मिलेगी। बेसिकली हमारी जो टीम है वो डीप डाइविंग टीम है और जो हमारा मेनली काम होता है वो कोई अगर ड्राउनी केस है या कोई झील में नदी में कोई एक्सीडेंटली डूब जाता है तो उस पर्पज से हमें कॉल होती है, तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करके उनको बॉडी रिकवर करते हैं। आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड में एसडीआरएफ देवदूत बनकर लोगों को राहत दे रही है। 2014 से वर्चस्व में आई इस फोर्स ने उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के कई राज्यों में जाकर लोगों की जान बचाई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
टिहरी जिले को 6 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण की मंजूरी मिल गई है, जिससे कि दूर दराज के मरीजों को क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधा का फायदा मिल सकेगा। केपार्स, चपोली, बैरोगी, श्रीकोट, बादशाही थौल, भमौरी खाल में ये स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। करीब 2,52,00,000 की लागत से नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाएगा। सीएमओ का कहना है कि भमौरी खाल में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सीएम पलायन रोकथाम योजना के तहत किया जाएगा। 5 उपकेंद्र की भूमि भी हमें स्थानांतरित हो गई है, 5 उपकेंद्र का हमें पैसा भी प्राप्त हो चुका है और 5 उपकेंद्र का हमने जो है कार्यदायी संस्था को पैसा भी हस्तांतरित कर दिया और काम वहां पर शुरू होने वाले। उत्तरकाशी से देहरादून जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तरकाशी से सुवाखोली होते हुए देहरादून जाने वालों को अब 1 घंटे का वक्त कम लगेगा। अलमस के पास बीते 18 महीने से बन रहा पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे कि उत्तरकाशी समेत टिहरी के मुसाफिरों को अब 1 घंटे की अतिरिक्त दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। उत्तराखंड में इन दिनों रंगमंच से जुड़े कलाकारों का क्रिकेट मैच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जो कलाकार अभी तक स्टेज शो में हुंकार भरते हैं, वो आजकल खेल के मैदान में भी अपना जौहर दिखा रहे हैं। जी हां, देहरादून के बलूनी स्पोर्ट्स अकेडमी में बुधवार से शुरू हुए यूएसपीएल यानी कि उत्तराखंड स्टार प्रीमियर लीग के मैच में इन क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रदेश के करीब 140 युवा कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनका हौसला बढ़ाने के लिए महिला कलाकार भी पहुंची। इन सभी कलाकारों की 9 अलग अलग टीमों में चयन हुआ, जो प्रदेश के नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने तैयार की है। दरअसल मुंबई में होने वाले सेलिब्रिटी लीग मैच की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यूएसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है राज भाई का, जिन्होंने शुरुआत करी थी। और ये यूएसपीएल का सीज़न 2 है और पहला भी बहुत अच्छा रहा था और इस बारी भी काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी टीम है मांगल हीरोज़, तो इस बार हम मांगल हीरोज़ को जिताने की पूरी कोशिश में लगे और आई होप जो भी लोग आ रहे हैं वो सभी लोग एंजॉय करें। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।